पूरे देश की आधारशिला कांग्रेस वालों ने रखा है, विभाजन करके। तो आगे क्या मैं बोलूँ, उन्होंने देश को विभाजित करा दिया, जिसको हम लोग आज तक स्वीकार नहीं किए हैं। जो देश को विभाजित किया, तो इस सरकार का ही नींव या सिर का जो नेतृत्व है, काफ़ी सजग है, समझता है चीज़ों को। तो निश्चित रूप से स्थानीय ही रखेंगे। सारे हमारे बड़े नेताओं ने बोला भी है कि हम स्थानीय कैंडिडेट ही उतारेंगे, जो भी लड़ने आएंगे बक्सर का रहने वाला होगा, बक्सर जिले का होगा, बक्सर क्षेत्र। तो हमने उसमें मांग किया था कि जो पंडित पुजारी पुरोहित हैं, जिनकी आर्थिक हालत बहुत दयनीय है, उनको मासिक भत्ता 25 से 30 हज़ार रुपया दिया जाए, जैसे दूसरे कुछ राज्यों में चल रहा है। जिस तरह से पुनौरा धाम का विकास किया गया, हो रहा है, सरकार ने करीब 1000 करोड़ रुपए के करीब अलॉट किया है। तो हमारी मांग है और उम्मीद है सरकार निश्चित रूप से करेगी कि 1000 या 1500 करोड़ हमारे बक्सर के राज्य में जो बर्बादी हो गई थी, वो धीरे धीरे देखिए एक रास्ते पे आ गया है। आज कोई भी औरत हो, आदमी हो, हम 12 बजे रात में, 1 बजे रात में निकल सकते हैं। पहले 6 बजे हमारे यहाँ जल्दी सूर्यास्त हो जाता है ना, ईस्टर्न साइड में है, तो 6 बजे के बाद कोई ना महिला निकल कर पेश किया जा रहा है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष के पास। अगर सपोज आपको लग रहा है कि गलत है, तो उसको सामने लाइए ना। इसी के लिए तो इलेक्शन कमीशन है, बांग्लादेशी हैं। अब उसका नाम हटाया जाए, अगर गलती से आ भी गया है, या जो यहाँ के वासी नहीं है, उनका नाम हटाया जाए। अब वो क्या चाह रहे हैं कि जिसका भी नाम गलत है या सही तरीके से आ गया, उनका उद्देश्य क्या है कि कैसे गद्दी मिले, शासन कैसे उनके हाथ में आए। तो अब उनका तरीका क्या है वो देख लीजिए, कि गाली गलौज से जनता को दिग्भ्रमित करके गलत डायरेक्शन में ले जाकर। देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। जो विरोधी पार्टियां हैं, जिनका उद्देश्य ही है कि देश को कैसे तोड़ा जाए, कैसे देश के लोगों को दिग्भ्रमित किया जाए। अब आप सोचिए कि उनका एक नेता जो है वो गाली दे रहा है, तो ये इनकी सोच को दिखाता है कि इनकी सोच किस हद तक गिर गई है। उनका ये जो आपको उद्देश्य क्या है कि कैसे गद्दी मिले, शासन कैसे उनके हाथ में आए। तो अब उनका तरीका क्या है वो देख लीजिए, कि गाली गलौज से जनता को दिग्भ्रमित करके गलत डायरेक्शन में ले जाकर वो सत्ता हासिल करना चाह रहे हैं। आज अभी तक उन्होंने कोई भी ऐसा पॉजिटिव स्टेप सामने नहीं लाया है सरकार के सामने, ये जनता के सामने, कि हम ये करने जाएंगे, ये करेंगे, इससे जनता का भला होगा। केवल इस बात पे लगे हैं कि इनको कैसे गिराया जाए, जनता को कैसे वर्ग में, समुदाय में, जात पात में, सांप्रदायिक स्तर पर बांटा जाए। सर, वोटर अधिकार यात्रा जो उन्होंने निकाली है, और उनका ये कहना है कि उस यात्रा में जो गड़बड़ियाँ उजागर हुई हैं, उससे आप लोग बौखला गए हैं, और बौखलाहट में मुद्दा तो कोई आपके पास रहा नहीं, तो आप बस ये माँ की गाली वाला ये हो गया। क्या लगता है आपको? उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, आप बोल रहे हैं। आपके पास मुद्दा नहीं है ना? उनके पास तो मुद्दा है ना कि आपने वोट चोरी कर लिया। उनका कहना है कि आपने। अच्छा, ठीक है, वोट चोरी की बात जो कर रहे हैं, तो आप पहले जब इनका शासन था उसको याद कीजिए। जब यहाँ पर बिहार में भी जब अंधकार युग था, जब लालू जी की सरकार थी, उस समय वोट की चोरी ही नहीं होती थी, बैलेट बॉक्स की चोरी हो जाती थी। पहले क्या होता था कि पहले जो बूथ थे ना, जहाँ वोटिंग होता था, उसको कैप्चर करते थे, गुंडागर्दी करके, दादागिरी करके, गोली बंदूक। नहीं, मैं दूसरी बात उसके बाद इन लोगों ने एक शॉर्टकट स्ट्रेटेजी बनाया। जैसे हम लोग को ख्याल है अपने यंग एज में ही, कि जब बूथ कैप्चरिंग और ये सब मुश्किल होने लगा, तो इन लोगों ने क्या किया कि बैलेट बॉक्स जहाँ रखे जाते थे ना, उसी को कैप्चर कर लो, बैलेट बॉक्स में ही हेराफेरी कर दो। तो ये इतने प्रोग्रेसिव थे उस मामले में, निगेटिव साइड से। अभी जो सरकार ने जो पहल की है, जो SIR जो स्कीम आया है, तो उसमें क्या है, उसमें मेन है कि जिन लोगों का नाम, जो लोग दूसरी जगह चले गए हैं, तो स्वाभाविक है कि वहाँ रजिस्टर्ड हो गए होंगे, नहीं होंगे तो इनका नाम यहाँ रहेगा, और वहाँ अगर दूसरी जगह उनका नाम चला गया तो यहाँ से नाम कट जाएगा। जो घुसपैठी हैं, बांग्लादेशी हैं, अब उसका नाम हटाया जाए, अगर गलती से आ भी गया है, या जो यहाँ के वासी नहीं है, उनका नाम हटाया जाए। अब वो क्या चाह रहे हैं कि जिसका भी नाम गलत है या सही तरीके से आ गया, उनका नाम रखा जाए। विरोधी पार्टियों का ही उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य है कि जो नाम गलत ढंग से चढ़ गए हैं किसी कारणवश, उनको हटाया जाए। और तीसरा है कि जो जिनकी मृत्यु हो गई है, जो अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, उनका नाम हटाया जाए। इसमें क्या खराबी है आप बताइए। और दूसरी बात, इसके साथ एक और बात, कि अगर मान लिया कि भूल चूक से किसी का नाम कट गया, जो आदमी है
जो वोटर है उसका नाम कट गया, तो उसी के लिए तो ये सब तो ये किया जा रहा है। चुनाव से ठीक पहले ही आप लोगों को कैसे याद आया, जबकि आपकी सरकार तो चुनाव तो सालों भर चलता रहता है, हमेशा कहीं ना कहीं होता पहले ही रहता है। बिहार में करा दिए रहते जब चुनाव नहीं था। नहीं तो अभी तो लोकसभा का इलेक्शन हुआ था ना, उसके बाद ये गवर्नमेंट के ध्यान में आया, तो उस समय देखिए हर चीज़ के लिए आप अब जब भी शुरू किया जाएगा आप बोलेंगे कभी कहीं कुछ और चल रहा है, कहीं कुछ और इलेक्शन है, आप उसको ध्यान में रख के कर रहे हैं। अच्छा सर, तो मकसद ये नहीं। में हम लोग बात करें हाँ, तो हाँ। बक्सर के जो स्थानीय विधायक हैं उन्होंने प्रमाण के साथ प्रेस वार्ता की और बताया कि यहाँ ऐसे लोग हैं जिनका पक्के का मकान है, उनको बीएलओ ने या आपके चुनाव आयोग के जो भी कर्मी हैं उन्होंने भूमिहीन दिखा दिया। खंडहर है जहाँ उसमें आप लोग 80 आदमी के रहने की बात करते हैं, तो आपको नहीं लगता है कि व्यापक तौर पर गड़बड़ी हुई है जो सुधार? देखिए ये सब मामले जो है ना वो हमारे सीनियर लीडर्स, मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ, तो आप ये मेरे से पूछ रहे हैं एक कार्यकर्ता से, तो मैं इसका जवाब देने में सक्षम हूँ, लेकिन इसका जवाब हमारे बड़े जो नेता हैं, मंत्री हैं, उन लोगों ने दिया है। अभी जो एक परंपरा है जो आश्रम में, तो वहाँ पे जो आश्रम के पीठाधीश होते हैं, जो आश्रम के वहाँ के जो अध्यक्ष होते हैं, जो हेड होते हैं, उनका नाम फादर के नाम पे दिया जाता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना वो क्या हो जाता है कि वो वहाँ पे पूरी तरह समर्पित होकर रहते हैं आश्रम में, तो उनके फादर के नाम पे जो हेड होते हैं ना उनका नाम दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक आदमी का 80 बच्चे हैं, तो इन चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है विपक्ष के पास। अगर सपोज आपको लग रहा है कि गलत है तो उसको सामने लाइए ना, इसी के लिए तो इलेक्शन कमीशन है। राहुल जी बोले इलेक्शन कमीशन का उद्देश्य क्या है? राहुल जी बोले कि जो भी गड़बड़ियाँ हैं उसको ठीक किया जाए। हाइड्रोजन बम गिरेगा और मोदी जी मुंह नहीं दिखाएंगे। अभी इस पर क्या जवाब दूँ मैं? नहीं दीजिए। अरे इस पर क्या जवाब दूँ, तो कुछ भी बोलेंगे कि कौन बम गिरेगा, ये गिरेगा। उनके पास कुछ मुद्दा ही नहीं है। कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करें, देश को कैसे आगे बढ़ाना है, समाज को कैसे आगे बढ़ाना है, समाज में कुछ कमियां हैं। अभी भी ऐसा थोड़ा कि हमारा, आपको लगता है कि समाज की कमियां, देश को आगे बढ़ाने का ये जो आपने बात कही, ये सब मुद्दे हो सकते हैं? बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे। तो फिर आज निकाली मुद्दा क्यों? आज देखिए ऐसा नहीं है, आज जो एनडीए सरकार है, यहाँ पे मोदी जी के नेतृत्व की जो सरकार है वो क्या कर रही है, सारे विकास के कामों को लेकर आगे बढ़ रही है। उसी को हम लोग अपना मेन एजेंडा बनाए। हम भी गांव-गांव, शहर गांव-गांव, घर-घर घूम रहे हैं, तो क्या बता रहे हैं कि सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं, उसका लाभ कैसे उठाना है, कैसे आप गवर्नमेंट की स्कीम से जुड़िए। और यही हमारा उद्देश्य भी है, और इसी उद्देश्य पे सरकार जो है, हमारी जो पार्टियां हैं, एनडीए की जो पार्टियां वो लड़ रही हैं। अभी देखिए एनडीए के नेतृत्व में कौन कौन सी बहुत सारी स्कीम अभी सरकार ने दिया ना, मिलती है। हाँ, अभी सरकार ने, जैसे कि अभी तो कुछ दिन पहले जो वो ये किया था ना, यूनिट जो 125 फ्री यूनिट दिया ना, तो इससे किसको फ़ायदा होगा? इससे तो सब गरीबों को फायदा होगा ना, जिनके पास। लेकिन सर पता नहीं कौन सा ये दुर्भाग्य है, हाँ। जब से उन्होंने घोषणा की तब से बिजली की कटौती बहुत ज़्यादा हो रही है। इसको क्या कहते हैं? ये तो कुछ लोकल गड़बड़ियां हैं, तो यहाँ से लेके पटना तक, राजधानी तक के पूरे राज्य में, पूरे राज्य में। अभी जो वृद्ध हैं, दिव्यांग हैं और विधवाएं हैं, उनके लिए भी जो मासिक भत्ता जो दिया जाता है वो बढ़ाया गया ना अभी सरकार के द्वारा। 400 रुपये से 1100 रुपये किया गया। अभी महिलाओं को, हर परिवार से एक महिला को अभी वो हाँ जो दिया जा रहा है वो अलॉट किया गया अभी सरकार के द्वारा। उसका जो अमाउंट, चुनाव से पहले ही आप लोग को कैसे आ गया? ये लॉलीपॉप दे रहे हैं क्या जनता को आप लोग? इसके पहले भी काम कर सकते थे। ये सतत चलता रहता है। चुनाव से एक महीना पहले ये हमेशा लगातार चलता रहता है। देखिए अभी जो इसको 2 लाख तक जो कराने का है ना, जो अनुदान की राशि 2 लाख तक जो कराने की, पहला स्टेप में 10,000 आएगा, उसके बाद फिर उसको पहले 10,000 है। हाँ, पहले अभी स्वतंत्रता सेनानी के लिए भी बढ़ाया गया ना, 15,000 से 30,000 किया गया। तो ये सब सरकार चल रही है, इसमें सब वर्ग के लोगों को शामिल किया गया। ऐसा नहीं है कि सरकार की नज़र में कोई एक पर्टिकुलर वर्ग है, किसी जाति को ध्यान में रखा किया गया है। सारे वर्ग, सारे हर तरह के लोगों को, गरीबों को ज़्यादा ध्यान में रखा गया। वो विशेष राज्य का दर्जा मांगते रह गए, आपके यहाँ से मिला नहीं। आप मुझे ये बताइए कि एक बिहारी के लिए केंद्र की सरकार ने क्या किया? एक बिहारी के लिए आप थोड़ा पीछे चले जाइए। पहला काम है जो हमारे सामने है, बक्सर वासियों के सामने है। पटना से बक्सर आने में 5-6 घंटे लग जाते थे, तो आज 8 घंटे लग जाते थे। कोइलवर ब्रिज पे हम लोग फंसे रहते थे 2-2, 4-4 घंटे। तो अभी समय के साथ क्या, ये सरकार की पहल है ना। पिछले क्यों नहीं 20-30 साल 40 साल में हुआ? हम लोग कितना, एक साल नहीं झेले हैं हम लोग, 20 साल 30 साल झेलते रहे हैं। लोगों ने नहीं खुलवाया, तो उस समय चीनी मिल चलता था। हाँ, तो किसने बंद करवाया?
आप और वो जो पहले भी उससे कारण है, पूछे तो ना, आपने चालू कराया उसने 10 उससे सालों में? पूछे ना, तो चल रहा है, ये प्रोसेस चालू है। देखिए चीनी मिल रातों रात नहीं खुल जाता है, उसके लिए उसका बैकग्राउंड चाहिए, खेती चाहिए, नहीं, सब कुछ है शुगर वहाँ। केन की नहीं, किसानों शुगर को केन की विरोध खेती करता है। चाहिए ना, उसके लिए खेती किसान होगी। करना खेती छोड़ दिया। जो लालू जी के राज में जो बर्बादी हो गई थी, वो धीरे धीरे देखिए एक रास्ते पे आ गया है। आज कोई भी औरत हो, आदमी हो, हम 12 बजे रात में, 1 बजे रात में निकल सकते हैं। लेकिन पहले इस बार तेजस्वी 6 का बजे बाहर हमारे यहाँ जल्दी सूर्यास्त हो जाता है ना, ईस्टर्न साइड में है, तो 6 बजे के बाद कोई ना महिला निकल सकती थी, ना महिला छोड़ दीजिए, पुरुष कोई नहीं निकल सकता था। सब लोग घर में बंद हो जाते थे। इस बार तेजस्वी कारवां का का राज है था, आप याद कीजिए, कारवां चलती थी। मैं उस समय सर्विस में था, तो जब आते थे घर पे, तो मान लिया पटना से सासाराम जाना हो, तो शाम को समय कम रहता था, हम लोग की छुट्टियां कम रहती थी, उसमें सारी चीज़ें अटेंड करना पड़ता था, मिलना जुलना। तो हम लोग कारवां में चलते थे, वहाँ से आरा जाती थी, बक्सर से बस जाती थी आरा से फिर कारवां बनता था, वहाँ से अगले पुलिस स्टेशन को सौंपा जाता था, फिर वहाँ से उसके आगे फिर विक्रमगंज, ऐसे नोखा, तब जाके सुबह होती थी। शाम को 7 बजे 8 बजे स्टार्ट करते थे, सुबह में 5 बजे सासाराम चलिए पहुंचते थे। बक्सर की बात करते हैं। हाँ, आपकी ये बात सही सरकार, है। हाँ, आपकी मेन सरकार हमारा हम सनातन चूंकि की बात करती है। हाँ जी, हाँ। पिछले 10 साल से सांसद आपकी सरकार के सांसद थे यहाँ पर। बावन भगवान कल 52 जयंती था, अभी केंद्रीय कारा से बाहर निकालने की बात होती थी, अभी तक उस पर आप लोग काम नहीं कर पाए हैं। देखिए यहाँ ये हम लोग सारे बक्सर वासियों की आस्था वामन भगवान से जुड़ी हुई है, और जो यहाँ पे वामन भगवान को लेकर हर वामन द्वादशी को उनकी रथ यात्रा निकलती है वामन भगवान की, तो ये बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। अभी हम लोग सरकार के ऊपर दबाव बना रहे हैं, सरकार भी सजग हो गई है। और आपको बोला जाए तो हमारी जो मेन मांग थी, जो जिसको लेकर मैंने जो पहल किया था, जिसके लिए मैंने गवर्नर साहब को, अपने हिंदू सिख जैन धर्म के प्रतिनिधियों को, पंडित पुजारियों को लेकर गया था, तो उसमें हमने मांग किया था कि बक्सर को एक सही ढंग से एक आध्यात्मिक और धार्मिक केंद्र की तरह विकसित किया जाए। तो इससे क्या होगा कि ये वामन भगवान भी हमारी आस्था से जुड़े हुए हैं, तो उनको भी सही स्थान मिलेगा, उस जगह को विकसित किया जाएगा। अभी सरकार ने बहुत अच्छी, विपक्ष की सरकार आएगी तब अभी आपको बता रहा हूँ मैं, अभी जो सरकार ने बहुत अच्छी पहल की है, 24 करोड़ 42 लाख रुपया जो अलॉट किया है विश्वामित्र पार्क को बनाने के लिए, तो ये एक अच्छी पहल है, बहुत अच्छा कदम सरकार ने उठाया है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। हमारी मांग है कि जिस तरह से पुनौरा धाम का विकास किया गया, हो रहा है, सरकार ने करीब 1000 करोड़ रुपए के करीब अलॉट किया है, तो हमारी मांग है और उम्मीद है सरकार निश्चित रूप से करेगी कि 1000 या 1500 करोड़ हमारे बक्सर के विकास के लिए भी दिया जाए, इसको धार्मिक केंद्र की तरह विकसित किया जाए। उसी क्रम में हमने जो गवर्नर साहब को ज्ञापन दिया था, तो उसी क्रम में हमने यहाँ पे सनातन महासम्मेलन भी कराया था। आप सब लोग वहाँ थे और हमारा वो सम्मेलन बहुत सक्सेसफुल रहा काफ़ी, और उसमें भी हमने पूरी बक्सर की जनता को सोचा कि इस मुहिम में शामिल किया जाए, जोड़ा जाए, तो उनका साथ मिला। उसका दबाव बनाया गया कि उसी का रिजल्ट हमको सामने देखने को मिल रहा है कि ये 24 करोड़ 42 लाख रुपए की पहल की गई है। अभी हमने जो ज्ञापन दिया था, चूँकि ये बताना जरूरी है, हमारे बक्सर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो हमने उसमें मांग किया था कि जो पंडित पुजारी पुरोहित हैं, जिनकी आर्थिक हालत बहुत दयनीय है, उनको मासिक भत्ता 25 से 30 हज़ार रुपया दिया जाए, जैसे दूसरे कुछ राज्यों में चालू किया गया। सबसे बड़ा मुद्दा हमने उसमें ये उठाया था कि बक्सर एक चूँकि आध्यात्मिक शहर है, धार्मिक शहर है, ये बौद्धिक केंद्र है, तो यहाँ पे एक चाणक्य विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाए। वो सर्वसम्मति से उस सम्मेलन में इस पे बात रखा गया और पास हुआ ये बात, और उसके लिए सरकार से हमने मांग किया है कि 50 एकड़ के करीब ज़मीन सरकार की ओर से दिया जाए, और उसमें जितने हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं, वेद पुराण उपनिषद है, हमारा खगोल शास्त्र है और प्राचीन भाषाएं हैं, इसका अध्ययन वहाँ पे कराया जाए। तो ये विश्व में एक अपने तरह का अनूठा विश्वविद्यालय होगा। एक और मांग रखा था कि जो मंदिर और इससे मंदिर मठों से संबंधित है, उनकी गणना, हाँ उनकी गणना आपको ध्यान में है। एक संस्था है बिहार में BSBRT, जो नया संस्था है, उसने सर्वे कराया है, तो 2500 के करीब रजिस्टर्ड मंदिर दिखाया है और 2500 के करीब अनरजिस्टर्ड। तो 2500 अनरजिस्टर्ड मंदिर, ये फिगर जो है देखने में ही सही नहीं लग रहा है, क्योंकि 2500 तो हमारे बक्सर में ही ज़िले में होगा। तो हमारी ये भी मांग थी कि फिर से सर्वे कराया जाए और केवल मंदिर का पूरा ब्यौरा उसमें दिया जाए, जितनी जगह है, जैसा उसका स्ट्रक्चर है, कितना पुराना है, वहाँ पंडित पुजारी कौन है, इसका सारा विस्तृत ब्यौरा दर्ज किया जाए। एक तरफ सिर्फ आपने मंदिर और मठ का मांग किया, सनातन उत्थान के लिए मांग किया, शिक्षा रोजगार के लिए भी कुछ मांग रखा है या सर? हाँ, तो अभी तो आपको 1 मिनट पहले मैंने वर्णन किया ना कि चाणक्य विश्वविद्यालय की स्थापना यहाँ किया जाए, और स्वास्थ्य को लेकर सरकार बहुत सजग है। हाँ, कुछ कमियाँ हैं, तो
तो हमारी हमेशा से मांग रही है, कोशिश कर रहा हूँ। अभी एम्स क्या है, उसी का रिजल्ट है कि यहाँ एम्स आया ना। जो लोग पटना में आ गया, हमको दौड़ के दिल्ली जाना पड़ता था, हमको वेलोर जाना पड़ता था, मुंबई जाना पड़ता था, दूसरे जगहों पे इलाज के लिए। अब हमको भाग के कहाँ जाना पड़ता है, पटना। तो इसी तरह लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। देखिए कुछ कमियां हैं, सरकार ऐसा नहीं कि सब कुछ दूर कर दे है, कुछ कमियां हैं जिसको हम उजागर कर रहे हैं, सरकार की नज़र में ला रहे हैं। मेरा अपना विचार है, मैं तो एक साधारण कार्यकर्ता हूँ पार्टी का, क्योंकि भाजपा का मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, तो मेरे साधन और लिमिटेड है सब कुछ, तो उसके दायरे में मैं जो भी करने की कोशिश करता हूँ। तो हमारी ये मांग है कि जो बेसिक जो हेल्थ सिस्टम है, जो जिले के स्तर पे है, ब्लॉक के स्तर पे, उसको इम्प्रूव किया जाए। तो हमको पटना भी जाने की नौबत नहीं है एम्स में, या प्राइवेट डॉक्टरों के पास जो पटना में हम जाते हैं हर इलाज के लिए। है कि ये भूल हुई है, ये अब तक हो नहीं, जाए। कमियां हैं, देखिए कमियां हमेशा रहेंगी, ये हो जाएगा ठीक, उसके बाद भी कुछ कमियां रहेंगी। फिर होगा कि हम डॉक्टर की क्वालिटी को इम्प्रूव करें, फिर होगा कि हम और टेस्टिंग जो सॉरी टेस्टिंग इक्विपमेंट्स लगाया जाए, ऐसे चलता रहेगा ये आप प्रोसेस। विधानसभा चुनाव लड़ेंगे बक्सर से? नहीं, देखिए ये तो मैं हमेशा करता रहा हूँ, आप लोग हमेशा मेरे से आते हैं, वार्तालाप होता है, मूड बना लिए हैं ना लड़ने तो का? हमने ये, मैं नहीं इस उद्देश्य से नहीं कर रहा हूँ कि मेरे को लड़ना है। पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, पार्टी का कार्य करता हूँ, काम अपना कर रहा हूँ, पार्टी जैसा निर्णय लगी, पार्टी का निर्णय है। उम्मीद है ना कि मिलेगा सीट आपको? ये बिल्कुल पार्टी का निर्णय है, उम्मीद है या रखूँ कि नहीं रखूँ, अपना काम कर रहा हूँ। सदर विधायक ने बताया कि कोई पैरासूट प्रत्याशी भाजपा में फिराएगा, और जितने लोग भाजपा के कार्यकर्ता बने घूम रहे हैं या जो लोग भी बयानबाजी कर रहे हैं, वो मेरे लिए वोट मांगेंगे। अच्छा, उसमें आप भी होंगे क्या? उम्मीद में मैंने उनकी उम्मीद को बोल रहे हैं कि उनकी उम्मीद को कैसे पूरा किया जाए। नहीं सर, हमारी पार्टी का जो नेतृत्व है वो काफ़ी सजग है, समझता है चीज़ों को, तो निश्चित रूप से स्थानीय ही रखेंगे। सारे हमारे बड़े नेताओं ने बोला भी है कि हम स्थानीय कैंडिडेट ही उतारेंगे, जो भी लड़ने आएंगे बक्सर का रहने वाला होगा, बक्सर जिले का होगा, बक्सर क्षेत्र का होगा, तो यहीं का रहेगा। आपको लगता है ना कि बक्सर का विकास इसीलिए नहीं हो पाया कि कुल पैरासूट प्रत्याशी ही यहाँ पे आए? नहीं, कुछ तो देखिए कमियां रह जाती हैं कि हमारे यहाँ क्या राजनीति ज़्यादा है लोगों के ध्यान में, तो विकास की तरफ ध्यान कम रहता है। तो हम हमेशा से ये मैं सोचता हूँ, क्योंकि मेरे मन में, मेरे दिल में बक्सर है, क्योंकि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, यहाँ का धरती पुत्र हूँ, तो हमेशा से रहता है कि हम बक्सर को कैसे आगे बढ़ाएं। तो मैं भी उस निस्वार्थ भाव से सर्विस छोड़कर आया हूँ, इस क्षेत्र में लगा हूँ सामाजिक कार्य में। सर, सर्विस से याद आया, आप पूर्व IAS रहे हैं, और अभी GST स्लैब में जो बदलाव हुआ है उससे कितना फ़ायदा हुआ? बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, सरकार ने बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है, और इसे जो रिवोल्यूशनरी चेंज बोलते हैं ना, वो आएगा। अब बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका दाम घट जाएगा, मोर और सबको, सारी जो सब सेक्टर में इसका फ़ायदा मिलेगा, और बहुत बड़ा चेंज है। GST का जो जब से लागू किया गया उसके बाद से एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया। एक तो स्लैब 2 रख दिया गया, 5% और 18%, तो सरल हो गया सिस्टम, जो अलग अलग स्लैब्स थे। और दूसरा कि बहुत सारी चीज़ों पे रेट को कम किया गया, जो GST रेट, तो निश्चित रूप से सारी जनता, देश की सारी जनता को फ़ायदा होगा, व्यापारियों को इसका फ़ायदा मिलेगा, उन सिस्टम सरल हो जाएगा। सर, एक कन्फ्यूज़न है जो दूर कर दीजिए। सदर विधायक ने हाल ही में जो थर्मल पावर प्लांट की पहली यूनिट का उद्घाटन हुआ, तो उन्होंने कहा कि UPA सरकार और पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत मनमोहन सिंह जी ने इसकी आधारशिला रखी थी, और श्रेय आप लोग ले रहे हैं। तो हम लोग क्या माने, जनता क्या माने? पूरे देश की आधारशिला कांग्रेस वालों ने रखा है, विभाजन करके। तो आगे क्या मैं बोलूँ, उन्होंने देश को विभाजित करा दिया, जिसको हम लोग आज तक स्वीकार नहीं किए हैं। जो देश को विभाजित किया, तो इस सरकार का ही नींव या सिर ये रखा हुआ है, उसकी नींव तो कांग्रेस की सरकार नहीं है, और कांग्रेस पार्टी नहीं रखा है। तो कुछ भी बोलते रहें, क्लेम करते रहें, वो अलग बात।